प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बातें ऐसी कर दी हैं जिसका कर्नाटक के चुनाव पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। यही नहीं, उसके जरिए 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है और मैं आपको बतलाने वाला हूं क्यों। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सुनाना चाहता हूं। सिविल सेवा दिवस के मौके पर उन्होंने क्या कहा, एक पंक्ति में मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो पार्टी सत्ता में आई वो टैक्स का पैसा अपने लिए इस्तेमाल कर रही है या देश के लिए, आपको नजर रखनी पड़ेगी। क्या बात कह दी आपने मोदी जी। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या, आप उसे सुने, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा दोस्तों। वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है, वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है, वो राजनीतिक दल नीतियों में इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा ताकि उसके आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने। आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। सरदार पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको दो तीन चीजें याद दिलाना चाहूंगा। याद कीजिए, कोरोना जब आया तो पीएम केयर्स फंड गठित हुआ। पीएम केयर्स फंड कहने को एक सरकारी फंड, मगर क्या आप जानते हैं पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां और कैसे खर्च होता है? यह आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं निकाल सकते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा दिवस पर यह कह रहे हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी सत्ता में आई वो टैक्स का पैसा अपने लिए इस्तेमाल कर रही है या देश के लिए। प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार गायब हो जाती है और वहां आप काबिज हो जाते हैं। कर्नाटक में भी आपने यही किया। महाराष्ट्र में भी 40 विधायकों को सबसे पहले एजेंसीज का डर दिखाकर फिर उन्हें मुंबई से गुजरात और गुजरात से असम, कितने लाखों करोड़ खर्च होंगे दोस्तों। मगर ये पैसे कहां से आते हैं, क्या इस बारे में कोई चर्चा होती है? बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। याद कीजिए, यह सप्रेम भेंट है स्वर्गीय अरुण जेटली की देश के नाम। सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी गुप्त चुनावी चंदा। इसका अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूं। गुप्त चुनावी चंदा यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना काला धन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है और उससे एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। और क्या आप जानते हैं सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से करीब 80% पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेब में जाता है। वो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसका विरोध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था यानी आरबीआई ने किया था और चुनाव आयोग ने भी किया था, यह कहते हुए कि अगर सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी गुप्त चुनावी चंदा हकीकत में आ जाता है, तब्दील हो जाता है, तो इसका नुकसान विपक्षी पार्टियों को होने वाला है, इसका नुकसान देश के लोकतंत्र को होगा। तो प्रधानमंत्री, मैंने आपके सामने तीन बातें रखी। सबसे पहला, पीएम केयर्स फंड, उसका पैसा कहां जाता है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं में उसका इस्तेमाल होता है? कोई नहीं जानता। आपके सामने जिस तरह से सरकारें गिरती हैं और जिस तरह से विधायक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो पैसा कौन खर्चता है? कोई नहीं जानता। आपके सामने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक अंधेरा कुआं है प्रधानमंत्री, और आप मंच पर खड़े होकर यह बोल रहे हैं कि साहब सिविल सर्वेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो तय करें कि देश का पैसा कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी जेब में नहीं डाल रही है और जनता की भली के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हकीकत यह है प्रधानमंत्री कि आजाद भारत के इतिहास में मोदी सरकार यानी जो 2014 के बाद की बीजेपी सरकार है, वो पहली सरकार है जिसकी कभी भी कोई जवाबदेही तय नहीं की जाती। उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, वो जो मर्जी करे। वो गाना है ना, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, ये हालत हो गई है आपकी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप मंच पे खड़े होकर ये कहते हैं कि टैक्स का पैसा सही जगह जाना चाहिए कि नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, क्या आप कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं? सोचिएगा। यही नहीं दोस्तों, एक और चीज हुई है मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ईश्वरप्पा, के.एस. ईश्वरप्पा, वो व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, ये 2012 और 13 में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी थे। इन्हें टिकट नहीं मिली। मैं इनका एक और परिचय करवाना चाहता हूं। याद कीजिए, यह चेहरा संतोष पाटिल, यह भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था। इसे मुंबई सरकार में कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब उसे कॉन्ट्रैक्ट में इतनी ज्यादा रिश्वत देनी पड़ रही थी कि संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर ली। और उस खत में उसने किसका नाम लिया?
के एस ईश्वरप्पा का। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जांच कराई, के एस ईश्वरप्पा साहब को क्लीन चिट मिल गई, मगर बीजेपी समझ गई थी कि के एस ईश्वरप्पा साहब को अगर टिकट दी गई तो उस सीट पर हारना तय है, क्योंकि लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। यानी कि के एस ईश्वरप्पा का कहीं ना कहीं संतोष पाटिल के साथ नाम जुड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूं कि संतोष पाटिल ने आत्महत्या से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिवार को कोई जवाब नहीं दिया। कम से कम मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये देखिए। इसमें आप देख रहे हैं के एस ईश्वरप्पा किसी के साथ फोन पर बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं आप जानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें वीडियो कॉल किया है, उन्हें धन्यवाद देने के लिए कि जगदीश शेट्टर की तरह आप बगावत नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनिए, उसका एक अंश मैं आपको दिखाता हूं। बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, आप आशीर्वाद चाहिए सर, श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। आज मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री संतोष पाटिल लगातार शिकायत कर रहा था, उसने तो आत्महत्या कर ली, उसने बाकायदा आपको सुसाइड नोट लिखा था। अब आप उसे तो जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो जिंदा नहीं है, मगर क्या आपने उसके परिवार को कोई जवाब दिया? क्या सार्वजनिक तौर पर आपने कोई बात कही? और आप यहां के एस ईश्वरप्पा की मनौती कर रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं। आप के एस ईश्वरप्पा को मना रहे हैं, वो व्यक्ति जिस पर इतना गंभीर आरोप था। आप क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं? कर्नाटक के चुनाव से पहले आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वरप्पा को फोन क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न। अगर वो इतने बड़े नेता हैं तो दे दीजिए उनको टिकट, किसने रोका है आपको? ये वीडियो कॉल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन गई है और बीजेपी ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। क्या कह रही है इस मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत आपके स्क्रीन पर? ऐसी भगदड़ मची है कर्नाटक भाजपा में कि सब छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं और अब खुद प्रधानमंत्री मोदी को ईश्वरप्पा को फोन करके ना छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। लगे हाथ ये भी बता दें कि ये वही ईश्वरप्पा हैं जिन पर 40% कमीशन का आरोप लगाकर भाजपा के कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद कर्नाटक की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर 40% कमीशन खोरी के बारे में बताया था, मगर प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से कोई खास दिक्कत तो है नहीं, इसलिए उसके कान पर जूं नहीं रेंगी और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, किसी ने कर्नाटक के भ्रष्टाचार पर अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। विद्रोह के स्वर इतने प्रखर हैं कर्नाटक में कि भाजपा के सामने 40 से ज्यादा तो बागी मैदान में हैं। अब इन भ्रष्टाचारियों को फोन कर करके शांत करवाया जा रहा है। ठीक ऐसे ही हिमाचल में भी किया था, परिणाम याद है ना? 40 से कम पर सिमटेगी ये 40% कमीशन खोर। इस मुद्दे पर क्या कहना है जयराम रमेश का आपके स्क्रीन पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद सिर्फ भ्रष्टों के लिए है। प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस नारे पर ताना मारा जा रहा है। कौन सा नारा? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जी हां, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्योंकि अब ये नारे सिर्फ नारे हो गए हैं, सतही नारे हो गए हैं, इसके कोई मायने नहीं है। प्रधानमंत्री इतनी आत्मविश्वास के साथ करप्शन के बारे में बोलते थे, याद है आपको? अब उसकी बात भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते मैं आपको बताता हूं। क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कटघरे में रखने के लिए कोई मौजूद नहीं है। इक्का दुक्का विसार शर्मा उनसे सवाल कर लेता है, मगर बाकी कोई सवाल नहीं करता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर प्रधानमंत्री से लगातार सवाल किया जाता रहता तो आज भारतीय जनता पार्टी और देश की सूरत कुछ और होती दोस्तों। मगर इन्हें एक ही तरीका आता है, दबाओ, चुप कराओ और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर हो क्या रहा है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्सपोज हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया। अब विसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।